एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 1.3 कंसेप्ट ऑफ यूथ। ये वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी है एंड मैं ट्राई करूँगी थोड़ा सा धीरे बोलने की, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरी फास्ट बोलने की वजह से, एंड ये मेरा तरीका नहीं है बोलने का, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, पर मैं जब स्लो बोलूँगी ना तो मैं थोड़ा सा अटकूँगी, तो मुझे माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वर्ड यूथ इज etymologically derived from the old English word jaunj, meaning youthful, young, recent, new, fresh, and Sanskrit word yuvan means youth and young man. So youth जो वर्ड है वो etymologically डिराइव हुआ है एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड से जो है जॉन्च, उसका मतलब होता है यूथफुल, यंग, रीसेंट, न्यू, फ्रेश, एंड एक संस्कृत वर्ड भी है यू1 जिसका मतलब भी सेम होता है यूथ या फिर यंग मैन। सो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो डिफाइन करती है यूथ को एज बीइंग यंग, अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ, स्पेशली एडोलेसेंस। सो यूथ इज कॉमनली conceptualized as a period of transition in which young people strive to meet the social market of adulthood, such as getting work, starting families, and being recognized as a full एंड प्रोडक्टिव सिटीजन। सो यहाँ पे यूथ जो है वो कॉमनली करेक्टराइज किया जाता है एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, लाइक एक इंसान जो है वो चाइल्डहुड से अब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, इसीलिए उसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है, जहाँ पे एक यंग इंसान जो है स्ट्राइव मतलब करते कि लाइक कोशिश करता है एक सोशल मार्केट ऑफ एडल्टहुड में जाने की। सो उसके लिए वो लाइक काम ढूंढने की कोशिश करता है, इवन स्टार्टिंग फैमिलीज़ वगैरह, एंड बीइंग रिकग्नाइज्ड, वो जो कोशिश करता है कि वो रिकग्नाइज्ड हो एज अ प्रोडक्टिव सिटीजन। सो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों को नोट करने की ज़रूरत है कि लाइक एक इंसान जब कोशिश करता है टू लाइक सेटल इन अ एडल्टहुड वाला मार्केट, सो यहाँ पे वो कोशिश करता है टू गेट वर्क, स्टार्टिंग फैमिलीज, एंड बीइंग रिकग्नाइज्ड एज फुल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन। तो ये चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हो। एंड अंडर यूनाइटेड नेशन डिफाइंस यूथ एज दोज पीपल बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। सो यूनाइटेड नेशन में जो यूथ है उनका जो एज ग्रुप है जिनको माना जाता है कि वो यूथ है, वो है 15 से 24 ईयर्स के एज ग्रुप में जो आते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर WHO की देखें, सो एडोलेसेंस का मतलब होता है कि जो 10 to 19 ईयर्स के जो लोग हैं उनको एडोलेसेंस में रखा गया है, एंड जो यूथ है वो 15 to 24 ईयर्स के जो ग्रुप के जो लोग हैं उनको यूथ में रखा गया है। एंड जो एडोलेसेंस में भी आते हैं, जो यूथ में भी आते हैं, जो कि है 10 to 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, उनको हम लोग जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो उनको यंग पीपल में रखते हैं, लाइक जो यंग लोग हैं वो 10 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं। सो नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है 2014 वो डिफाइन करती है यूथ पॉपुलेशन को एज दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। सो नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया को अगर देखें तो उनका जो एज ग्रुप अगर उन लोगों ने जो रखा है यूथ के लिए, वो है 15 से 29 ईयर्स के जो एज ग्रुप में लोग आते हैं उनको। सो इट रिकग्नाइजेज द फ्लूइड नेचर ऑफ it recognizes the fluid nature of youth as an age group. So हम लोग कह सकते हैं कि लाइक जो एज ग्रुप है, लाइक जो एज ग्रुप है यूथ का, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है, हर एक कल्चर टू कल्चर या फिर नेशन टू नेशन डिफर करता है, हर जगह अलग अलग है अकॉर्डिंगली। सो इट इज़ मोस्टली कैरेक्टराइज बाय द एज ग्रुप व्हेन अ पर्सन कंप्लीट्स और लीव्स फॉर्मल एजुकेशन एंड एंटर टू द जॉब मार्केट एंड गेट्स एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है कि लाइक जो मोस्टली कैरेक्टराइज किया जाता है लाइक एक यूथ को, लाइक जब वो एक पर्सन जो है कंप्लीट करता है या छोड़ देता है अपना फॉर्मल एजुकेशन को एंड वो एंटर करता है जॉब मार्केट में एंड वो एम्प्लॉयड है अब, तो ये चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि अब वो यूथ से आ गया है एडल्टहुड में। सो इस चीज़ के हिसाब से अगर देखें तो वो हर एक कल्चर में अलग अलग होता है। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है तो वो मोस्टली अपना एजुकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे, पर एक गरीब इंसान जो है वो मोस्टली लोग मतलब कम एज से ही, लाइक आधे एजुकेशन से ही, पूरा एजुकेशन ना कंप्लीट करते हुए तो उसी टाइम से उसको जॉब में भेज देते हैं अपने जो बच्चे हैं उनको। तो उस हिसाब से हर एक नेशन का अलग अलग होता है। So thus there are variations in the age range of youth, yet we can say that it is that period of life when one is transitioning from the dependence of the childhood entails towards इंडिपेंडेंस ऑफ एडल्टहुड। सो इस चीज़ में आप लोग देख सकते हैं कि लाइक जो डिपेंडेंट होते हैं ना, जब बच्चे होते हैं जो चाइल्डहुड में जब होते हैं तो वो डिपेंडेंट इसलिए होते हैं कि अब उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, दे आर नॉट अर्निंग, वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, किसी की अर्निंग के ऊपर। सो वो जो चीज़ है अब वो ट्रांसफॉर्म होंगे टू एडल्ट वन। एडल्ट मतलब जिसके पास अभी लाइक वो अपनी खुद की डिसीजन ले सकते हैं, प्लस वो खुद जो है लाइक अपने हिसाब से अर्न कर सकते हैं एंड सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि अब वो इंडिपेंडेंट है। दस द पीरियड ऑफ यूथ में वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो यूथ का जो पीरियड है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है हर एक कल्चर में। सो द टर्म यूथ इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद एडोलेसेंस एंड यूथ एडल्टहुड।
सॉरी यंग एडल्टहुड। सो जो टर्म यूथ है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है एडोलेसेंस से भी एंड यंग एडल्टहुड से भी। बिकॉज यहाँ पे जो एडोलेसेंस वाला जो पीरियड है अगर मैं बताऊँ, सो यहाँ पे 15 to 24 ईयर्स तक जो है वो उसको यूथ कहते हैं, एंड 10 to 19 जो है उसको हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। सो द थिंग इज़ कि लाइक जो इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज़ करने की जो बात हो रही है वो एडोलेसेंस को भी हम लोग यूथ में ले सकते हैं, जो 15 से लाइक जो 19 ईयर तक का जो एज है वो एडोलेसेंस भी है। सो या इस हिसाब से हम लोग अगर देखें तो ये भी कह सकते हैं। हाउएवर यू कैन सी सम डिफरेंसेस बिटवीन अ यूथ एंड एडल्ट एज बीइंग इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे हम लोग यूथ और एडल्ट का लाइक डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आसपास कोई पेन पेंसिल होगा तो टिक कर लो। सो यहाँ पे यूथ के बारे में लिखा हुआ है कि यूथ इज़ कंसीडर्ड एज समवन हु इज़ नॉट येट एन एडल्ट। यूथ जो एक ऐसा टाइम पीरियड है जो अभी तक एडल्ट नहीं हुआ है। यूथ अभी यूथ है, एडल्ट नहीं हुआ है, एंड इवन अभी चाइल्डहुड से वो बाहर भी आ गया है। यूथ जो है अब एडल्ट बनने की लाइक रास्ते पे है, अब वो एडल्ट बनने वाला है। सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूथ इज़ कंसीडर्ड एज द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। अगर एक सिग्निफिकेंट मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो करस्पॉन्ड करता है, मतलब मेल खाता है टू द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। अभी अभी मैंने बताया कि लाइक जो एडोलेसेंस का जो आधा पीरियड है थोड़ा सा जो 15 to 19 ईयर्स का है वो एडोलेसेंस में भी आता है यूथ का। सो या इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वो मेल खाता है, करस्पॉन्ड करता है टू द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। एंड यहाँ पे एडल्ट का मतलब आता है कि समवन हु इज़ करस्पॉन्ड्स ग्रोन अप एंड कंसीडर्ड ग्रोन अप एंड मेच्योर। अगर एक पर्सन है वो ग्रोन अप एंड मेच्योर माना जाता है अगर वो एडल्ट है तो, बिकॉज या वो लोग बड़े हो चुके हैं, अब वो मेच्योर हो चुके हैं, उनके थॉट वगैरह जो है एवरीथिंग। एंड यहाँ पे यूथ का लिखा हुआ है कि यूथ इज सीन एज अ बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। अभी तक वो बना नहीं है, वो प्रोसेस में है अभी कुछ बनने की। एंड या द स्टेज इज मार्क्ड बाय अ सर्च फॉर वंस आइडेंटिटी। एंड वो जो यूथ है वो अभी अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। सो या यहाँ पे आता है एडल्ट का। एडल्ट इज सीन एज अ बीइंग हु हैज़ बिकम समवन और हैज़ अराइव्ड हैज़ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। एडल्ट उनको कहा जाता है कि जिसको अभी एक आइडेंटिटी मिल चुकी है, अब वो जॉब कर रहा होता है या वट एवर, उनका लाइक अपनी डिसीजन लेने का एक लाइक है कि वो अपनी खुद की डिसीजन खुद से ले सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो अर्निंग, एंड वो कुछ बन चुके हैं। एंड यूथ जो है अभी बना नहीं है, बनने के प्रोसेस में। यहाँ पे यूथ का एक और लिखा हुआ है कि यूथ आर ऑल्सो परसीव्ड एज पावरलेस एंड वॉल्नरेबल। यूथ को परसीव किया जाता है एज पावरलेस माना जाता है, एंड इवन वॉल्नरेबल जो चपेट में हो। एंड दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स प्रेशर्स फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी एट लार्ज। वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रेशराइज वगैरह करते हैं टू मतलब बाय फैमिली और सोसाइटी एट लार्ज। तो वो ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे होते हैं। इन मैनी सोसाइटीज़ यूथ आर नॉट गिवन इनफ से इन डिसीजन मेकिंग इवन इफ इट इज़ पर्टेनिंग टू देयर ओन लाइफ्स। अपनी लाइफ से रिलेटेड भी कोई डिसीजन उनको लेने नहीं देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उन लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग टाइप का जो है उनका होता है। एंड ऐसा सोचा जाता है कि उनके पास उतना दिमाग नहीं है जितना एक एडल्ट के पास होता है, तो उन लोग ही डिसीजन ले लेते हैं, इनसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि लाइक वो काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रेशराइज हो जाते हैं, इवन जब सब्जेक्ट्स लेने की बात होती है ना, तो मोस्टली ट्राई करते हैं कि लाइक वो साइंस ले, आर्ट्स ना ले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस आर्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सब इक्वल होता है। बट द थिंग है कि लाइक ऐसा हो सकता है कि लाइक किसी की जो फैमिली है वो साइंस लेने के लिए ज़्यादा फोर्स कर लेती है, एंड दे भी देती है, मतलब पूछती नहीं है कि तुम्हें साइंस लेना है कि नहीं लेना है। एंड या इस हिसाब से अगर हम लोग देखें लाइक ये हम लोग मोस्टली सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा उदाहरण दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एंड एडल्ट ऑन द अदर हैंड इज़ परसीव्ड एज पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हैविंग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जो हम लोग एडल्ट का देखें तो वो पावरफुल माने जाते हैं एंड इवन स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी डिसीजन खुद से ले सकते हैं। एंड पावरफुल इन द सेंस कि अब वो अर्न कर रहे हैं ना, तो उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज अब वो खुद की ज़िंदगी खुद से जी सकते हैं। एंड हैविंग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अब खुद की डिसीजन वो खुद से ले सकते हैं, बिकॉज लोगों को भी पता है कि अब ये बच्चा नहीं है, ये खुद की डिसीजन खुद से ले सकता है, एंड इवन सही डिसीजन ले सकता है, इसीलिए कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करता। सो यहाँ पे यूथ का है कि यूथ आर कंसीडर्ड लेस रिस्पॉन्सिबल। यूथ को जो कंसीडर किया जाता है लेस रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अभी वो बच्चा ही है। एंड पॉपुलर नोशन का मतलब कोई पॉपुलर धारणा है ऑफ द यूथ कंसर्न connects them with risk taking and hence engaging in more risky behaviors। यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर्स की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंट यूथ एज रिबेलियस। यूथ को रिप्रेजेंट किया जाता है एज रिबेलियस, जिसको बांध के नहीं रखा जा सकता, मतलब जो लाइक
मतलब इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता जिनको। एंड यहाँ पे एडल्ट का लिखा हुआ है कि एडल्ट आर परसीव्ड एज रिस्पॉन्सिबल एंड हेंस आर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस एंड रोल्स। मतलब एडल्ट जो है उनको ना मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ लाइक एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस दी जाती है, रिस्पॉन्सिबल इंसान माना जाता है उनको, जिनको रिस्पॉन्सिबल रोल्स वगैरह दिया जा सकता है, जो कि यूथ को नहीं दिया जा सकता बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है सबको। एक पॉपुलर धारणा है ये। एंड पॉपुलर नोशन ऑफ एडल्ट इज समवन हु इज़ एंगेज्ड इन मेजर्ड एंड केयरफुल बिहेवियर। जो एडल्ट होते हैं वो केयरफुल बिहेवियर में रहते हैं, मेजर्ड एंड केयरफुल बिहेवियर उनका रहता है। सो एक पॉपुलर धारणा है अबाउट एडल्ट्स। सो यूथ आर ऑल ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड हैव क्रिएटिव आइडियाज। सो यूथ जो है लाइक ओपन होते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए एंड क्रिएटिव आइडियाज़ भी होता है उनके पास। एंड एडल्ट्स आर लार्जली रिप्रेजेंटेड एज बीइंग कंफर्मिस्ट, हैविंग लेस फ्लेक्सिबल एंड मोर फिक्स थॉट्स पैटर्न एज कम्पेयर टू यूथ। यूथ का जो है बहुत फ्लेक्सिबल थॉट पैटर्न होता है, बट अगर एडल्ट्स की देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं अपने थॉट्स को लेके। एंड लाइक या फ्लेक्सिबल नहीं होते ज़्यादा, एंड थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होते हैं एंड थोड़ा सा कंफर्मिस्ट होते हैं। एंड यूथ आर ऑल्सो परसीव्ड एज डिपेंडेंट। यूथ को डिपेंडेंट इसलिए बोला गया है बिकॉज वो खुद से अर्न नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी के अर्निंग पे डिपेंडेंट है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि यूथ जो है अभी डिपेंडेंट है। एंड हैविंग लेस नॉलेज, उनके पास लेस नॉलेज इसलिए है बिकॉज अभी उन लोग की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। एंड अभी उनकी जब पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है तो वो लेस नॉलेज उनके पास एडल्ट के हिसाब से, क्योंकि एडल्ट्स की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है एंड वो ज़्यादा नॉलेजेबल है बिकॉज उनकी एज ज़्यादा है, तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है। सो एडल्ट्स आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि अब वो खुद से अर्न कर रहे हैं। इवन लाइक अर्न करने की बात नहीं है, वो खुद की डिसीजन खुद से ले सकते हैं क्योंकि अब वो मैच्योर हैं, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है। एंड मोर नॉलेजेबल, ज़्यादा नॉलेजेबल इसलिए क्योंकि उनकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है एंड अब उनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है क्योंकि अब वो काम भी कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यूथ इज़ परसीव्ड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ पर्सपेक्टिव। हम लोग यूथ को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। सम व्यू youth positively and as a human resource that can contribute positively to development of society at present as well as in future. So यहाँ पे जो youth को है हम बहुत लोग जो है positively लेते हैं because जो ये youth है उनको एक human resource की तरह लिया जा सकता है जो contribute करेंगे positively towards the development of society. So ये चीज़ हम लोग को देख सकते हैं कि like present में भी and as well as in future, because present में उनके पास एक creative idea है, उनके पास risk taking behavior है, उनके पास energy है, सब कुछ है, and future में भी वो help करेंगे बिकॉज फ्यूचर में जब वो एडल्ट हो जाएंगे तब उनके पास और भी ज़्यादा लाइक चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टुवर्ड्स द सोसाइटी. सो दस अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ डन इन यूथ इन ऑर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव प्रोडक्टिव वर्कफोर्स दैट कैन मेक अ सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है की जा रही है टुवर्ड्स यूथ की तरफ, क्योंकि जो यूथ है वो लाइक एक क्रिएट कर पाएंगे एक पॉजिटिव वर्कफोर्स जो कि बाद में काम आएगा इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. उसके बाद फॉर इंस्टेंस अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया आर फोर्स टूवर्ड्स यूथ डेवलपमेंट सच एज नेशनल सर्विस स्कीम्स. यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स है जो हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है. ये आप अंडरलाइन कर सकते हो बिकॉज ये आप अपने आंसर में लिखोगे ना तो ये आंसर और भी अच्छा कर देगा. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स रखे हैं इंडिया ने. सो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स टूवर्ड्स यूथ डेवलपमेंट सच एज नेशनल सर्विस स्कीम NSS, स्काउट एंड गाइड्स, नेहरू युवा केंद्र, संगठन एंड National Youth Corps and National Program for Youth and Adolescent Development and Youth Hostel, Rajiv Gandhi National Institute for Youth Development and so on. So on the other hand, youth is also viewed as a problematic stage of transition. अगर हम लोग एक तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है एंड या अभी के सोसाइटी के लिए भी वो हेल्पफुल हो सकते हैं एंड फ्यूचर में तो वो हेल्प करेंगे ही, डेवलपमेंट में काम आएंगे ही. तो या एक तरफ तो पॉजिटिवली देख रहे हैं एंड एक तरफ हम लोग देखें तो वो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज भी है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं. सो इफ़ वी कंसीडर द एंटायर ह्यूमन स्पैन, no other development stage is varied as the stage of youth with regard to the age group, their need and expectations, their own as well as of the society. So यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि लाइक जो यूथ है वो कंसीडर किया जाता है लाइक लाइफ स्पैन का, लाइक इंटायर लाइफ स्पैन का सबसे ज़्यादा लाइक वेराइड स्टेज ऑफ यूथ, जो कि लाइक रिगार्ड है एज एज ग्रुप एंड नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन के साथ पूरी सोसाइटी का लाइक एक मतलब थोड़ा सा डेंजरस सा है बिकॉज ऑब्वियसली जो यूथ है
वो काफ़ी ज़्यादा लाइक रिस्क टेकिंग टाइप का बिहेवियर है उनका, या एंड थोड़ा सा डिपेंडेंट भी है। सो डिपेंडेंट इसलिए है बिकॉज उनके पास अभी एबिलिटी नहीं है ज़्यादा, लाइक अब एबिलिटी तो है बट वो अभी एजुकेटेड नहीं है पूरी तरीके से एंड काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, एंड वो डिपेंडेंट है किसी जो अर्न करता है उनके ऊपर। सो या इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सो इट इज़ द साइमल्टेनियसली परसीव्ड एज अ चैलेंज एंड एज अ रिसोर्स टू द नेशन। सो ये एक चीज़ है जो लाइक एक चैलेंज भी है सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, एंड इवन एक रिसोर्स भी है बिकॉज वो एक अच्छी तरीके से लाइक पॉजिटिवली नेशन के लिए काम कर सकते हैं, प्लस एक चैलेंज भी है बिकॉज वो रिस्क टेकिंग टाइप के हैं एंड अभी वो डिपेंडेंट है, एंड या अभी किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, इसीलिए उनका जो सैलरी है वो इन पे भी बेस्ड होगा। सो दस मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। हम लोगों को इस वैल्यूएबल रिसोर्स पे मतलब यूथ पे लाइक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो as you can see in the box below, youth can seen from different aspects। so यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट से हम लोग यूथ को देख सकते हैं। so ये सारे पॉइंट्स भी आप टिक कर सकते हो बिकॉज आप अपने आंसर में अगर ऐसे पॉइंट्स यूज़ करोगे तो या अच्छा लगेगा आंसर। सो यूथ एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है। आई नो थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है पर पढ़ते जाओ। सो यूथ एज अ पोटेंशियल टू बी नर्चर्ड एंड डेवलप्ड, यूथ एज अ ट्रांजिशन फेज दैट रिक्वायर्स इंस्टॉलिंग सोशल वैल्यूज़ एंड मॉरल्स। यूथ जो एक फ्रेज होता है, जो एक ट्रांजिशनिंग होता है ना कि लाइक चाइल्डहुड से अब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। सो एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनके दिमाग में या फिर उनके अंदर जो सोशल वैल्यूज़ एंड मॉरल्स हैं उनको डालना बहुत ज़रूरी है। एंड यूथ एज अ चेंज एजेंट, ऑब्वियसली वो चेंज हो रहा है अभी। एंड यूथ एज अ चैलेंज टू बी डेल्ट विद, यूथ एक चैलेंज है जिससे हम लोगों को फेस करना पड़ेगा जिसको। एंड यूथ एज अ नॉन एडल्ट, अब वो एडल्ट्स नहीं हैं, वो नॉन एडल्ट्स हैं। एंड यूथ एज अ रिस्की बिहेवियर, उनका जो रिस्की बिहेवियर है वो। एंड यूथ एज अ प्रॉब्लम, यूथ एक प्रॉब्लम की तरह है। उसके बाद आता है लाइक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 1, ये पहला है शायद। उसमें है कि आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड और फॉल्स। यहाँ पे यूथ ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर यूनिवर्सल सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, हो या नहीं, ये वाला फॉल्स होगा। एंड यूथ एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स यूथ हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो यहाँ पे पता चला है कि यूथ के पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, या यूथ एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब नहीं होता है कि यूथ के पास बहुत सारा मनी है, बिकॉज उसके पास मनी नहीं है, वो डिपेंडेंट है अभी, उनके पास अभी जॉब वगैरह नहीं है। एंड यूथ हैज सीन इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वाइल एडल्ट्स हैव ऑलरेडी बिकम समवन। यूथ जो है अभी प्रोसेस में है बनने के लिए, पर अभी वो बना नहीं है, एंड एडल्ट जो है अभी कुछ बन चुका है। तो ये वाला ट्रू होगा, ये सही है। एंड एडल्टहुड इज़ अ पीरियड ऑफ मेजर ट्रांजिशन, एडल्टहुड नहीं, यूथ इज़ अ पीरियड ऑफ मेजर ट्रांजिशन। सो ये वाला फॉल्स होगा। सो यहाँ पे यूथ अगर लिखा होता है ना एडल्टहुड की जगह, तो ये वाला भी ट्रू हो जाता। उसके बाद आएगा मीनिंग ऑफ यूथ इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, अगर नहीं भी आता है ना तो भी आप लोग कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लिख सकते हो एज सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट। सो it is important to understand that youth is not just an age related process or stage। youth जो है like एक age related process नहीं है या stage नहीं है। youth is also an ongoing construction। youth जो है like construct हो रहा है अभी by social and cultural forces। जो social and cultural forces से अभी youth जो है construct हो रहा है। schooling, family, jobs, job market condition, globalization, technological advertisements, all these have significant impact to shaping the youth एक्सपीरियंस। यूथ के एक्सपीरियंस को शेप करने में ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, लाइक स्कूलिंग है, फैमिली, जॉब मार्केट कंडीशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी वो देख रहे हैं आसपास, वो सारी चीज़ें जो है वो शेप कर रही है यूथ के एक्सपीरियंसेस को। सो यूथ ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू सिमिलर in their biological age, yet they differ in the economic, social, cultural and legal aspects। so youth जो है biologically वो same age के हैं, सारे के सारे similar ages हैं, but the thing is कि सारे अलग अलग है because सबके economic, social, cultural and legal aspects अलग अलग हैं। so उस हिसाब से जो बच्चे हैं, like जो भी लोग हैं, जो भी youth है, वो अलग अलग हैं। so in this section we will define youth from economic, socio-cultural and legal perspectives, particularly with reference to India। सो यहाँ पे देखेंगे सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूथ।
ओके, सो यूथ इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू एज। यूथ जो है वो एज से रिलेटेड नहीं है, मतलब एज पर्टिकुलर एज में हम लोग बांध के नहीं रख सकते। यूथ हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज नेशन टू नेशन ये वेरी करता है। सो एज रिफर्स टू अ बायोलॉजिकल रियलिटी। एज जो है एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। हाउ एवर द मीनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ एज एंड एजिंग आर ग्रोइंग अप इन इन्फ्लू एंड इज़ इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्टोरिकल एरा वी इनहेबिट। सो यहाँ पे जो हाउ हम लोग एक्सपीरियंस वगैरह ले रहे हैं, जो एज एंड एजिंग ऑफ ग्रोइंग अप इन इज इन्फ्लुएंस, लाइक हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा एज बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं बाय सोसाइटी, कल्चर जो भी कल्चर है एंड जो हिस्टोरिकल एरा है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो सबसे। दस यूथ इज़ सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। सो इसीलिए जो यूथ है वो सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों का जो है ना सोशियो कल्चरल में आता है, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में। सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक नोट टू of the fact that assumptions in youth psychology are largely borrowed from differential psychology about universal stage of development that are द सेम अक्रॉस कल्चर्स। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को ज़रूरी है नोट करना, दैट हम लोग इन सारी चीज़ों को जो भी इनहेबिट करते हैं, जो अजम्पशंस हैं, लाइक इनहेबिटेड अजम्पशंस का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक हाँ, जो लाइक हम लोग का लाइक विरासत में मिला हुआ जो कल्पना है, लाइक या इनहेबिटेड अजम्पशंस जो है, लाइक वो सारी चीज़ें जो है इन यूथ जो साइकोलॉजी आर लार्जली बोरोड, जो वो लार्जली बोरोड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अबाउट यूनिवर्सल स्टेज, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से अबाउट यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे इस लाइन को आप अच्छे से अंडरलाइन करके देख लेना, मैंने थोड़ा बुरी तरीके से बताया है, बट इट इज़ नेसेसरी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके नोट करके रखें इस फैक्ट को कि लाइक जो ये इनहेबिट होता है, जो इनहेरिटेड अजम्पशन है, जो लाइक विरासत में मिला हुआ जो कल्पना है यूथ साइकोलॉजी का, आर लार्जली बोरोड, जो यूथ साइकोलॉजी का जो है लाइक अजम्पशंस है वो लार्जली बोरो हुआ है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से, जो कि यूनिवर्सल स्टेज में लाइक अबाउट यूनिवर्सल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो यूनिवर्सल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उससे, दैट आर सेम अक्रॉस द कल्चर्स, वो काफ़ी ज़्यादा सेम है सारे कल्चर्स में। हाउ एवर लाइक एनी फेज ऑफ डेवलपमेंट यूथ टू इज़ नॉट डिवॉइड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। सो यहाँ पे एज बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेज की तरह यूथ भी जो है वो डिवॉइड मतलब छूट नहीं गया है ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, लाइक लैक नहीं कर रहा है कल्चर से इन्फ्लुएंस होने से। यूथ भी इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम कल्चर ऑफ कल्चर। यूथ इज़ अ डायनामिक नोशन। डायनामिक नोशन का मतलब जो यूथ जो है एक गतिशील धारणा है, एंड इट कीप्स इन्वॉल्विंग विद टाइम एंड स्पेस। ये उभरता रहता है टाइम और स्पेस के साथ साथ। सो कल्चरल cultural context and historical moment determine how youth is defined, understand and developed. So cultural context जो है और historical moment जो है वो determine करता है कि youth को किस तरीके से समझा जाए and define किया जाए and develop किया जाए. So in this regard it is important to understand the ecological perspective offered by Bronfenbrenner. Okay, so यहाँ पे जो है like एक ecological perspective है, यहाँ पे एक और मैं इस चीज़ को एक बार पढ़ लेती हूँ. The record of in this regard it is important to understand the ecological perspective offered by Bronfenbrenner. यहाँ पे Bronfenbrenner के बारे में अगर कुछ भी लिखने को बोले ना तो आपको ये 4 चीज़ें लिखनी है, 4-5 चीज़ें जो है माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने डिराइव की थी. सो या दिस इज़ द मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स. यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू विच डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स से जो है डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड है, लाइक इफेक्ट होता है उस चीज़ से. तो दिस theory posits the development refers the influence of several environmental systems, microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem and chronosystem. So ये सारी चीज़ों के बारे में हम इंडिविजुअली देखेंगे. सो द माइक्रो सिस्टम, माइक्रो मतलब छोटा होता है, ये तो पता होगा. माइक्रो और मैक्रो मतलब बड़ा होता है, लाइक एक लार्ज एरिया, एंड माइक्रो मतलब एक छोटा सा. सो माइक्रो सिस्टम इज़ द सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल लिव्स एंड इंक्लूड द पर्सन्स, फैमिली, पीयर्स, स्कूल एंड द नेबरहुड. सो माइक्रो मतलब एक छोटा सा एरिया हम लोग देख के चलेंगे, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो माइक्रो सिस्टम का मतलब.
जो माइक्रो सिस्टम है एक सेटिंग ऑफ एक इंडिविजुअल है जो इंक्लूड करता है, लाइक इन्वॉल्व करता है विद लाइक अपनी फैमिली से, पीर से, स्कूल से एंड नेबरहुड से। द इंटरेक्शन ऑफ द यूथ विद पेरेंट्स, पीर्स एंड टीचर्स हेल्प हिम कंस्ट्रक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ यूथ। जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता है, अपने पीर से लाइक अपने जो एज ग्रुप के जो लोग हैं उनसे, एंड टीचर्स से भी जब इंटरेक्ट करता है तो वो उस चीज़ों से लाइक एक्सपीरियंस को मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। एंड जो मेसो सिस्टम है उसका मतलब होता है कि लाइक मेसो सिस्टम इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन माइक्रो सिस्टम और कनेक्शंस बिटवीन कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि लाइक मेसो सिस्टम जो है एक रिलेशन है बिटवीन माइक्रो सिस्टम और कनेक्शन बिटवीन कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे माइक्रो सिस्टम कह सकते हैं या तो फिर कनेक्शन बिटवीन कॉन्टेस्ट कह सकते हैं। आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप लोग एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि लाइक मेसो सिस्टम इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन माइक्रो सिस्टम और कनेक्शन बिटवीन कॉन्टेस्ट। उसके साथ आपको आंसर लिखना है कि लाइक एग्जांपल्स आर रिलेशन ऑफ फैमिली एक्सपीरियंसेस टू स्कूल एक्सपीरियंसेस। फैमिली एक्सपीरियंसेस स्कूल एक्सपीरियंस तक मतलब फैमिली एक्सपीरियंस से स्कूल एक्सपीरियंस, एंड स्कूल एक्सपीरियंस से रिलीजियस एक्सपीरियंस, एंड फैमिली एक्सपीरियंस से पीर एक्सपीरियंस। ये जो है एग्जाम्पल आ जाएगा मेसो सिस्टम का। उसके बाद आता है द एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम का मतलब होता है कि लाइक इट कंसिस्ट ऑफ लिंक बिटवीन अ सोशल सेटिंग, एक मतलब मैं बता देती हूँ, सोशल सेटिंग एंड इमीडिएट कॉन्टेस्ट में जो लिंक है लाइक उसके बीच में जो है उसको हम लोग एक्सो सिस्टम में ले सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, जो सोशल सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल डज नॉट हैव एन एक्टिव रोल। जो सोशल सेटिंग है उसमें एक इंडिविजुअल का कोई एक्टिव रोल नहीं है। एंड द इंडिविजुअल्स इमीडिएट कॉन्टेस्ट, जो इमीडिएट कॉन्टेस्ट मतलब कह सकते हैं कि लाइक कॉन्टेस्ट मतलब अ सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन्स लाइक वैसा। सो या इमीडिएट जो चीज़ है लाइक इमीडिएट सिचुएशन उसको कह सकते हैं। सो एक इंडिविजुअल का इमीडिएट सिचुएशन एंड एक सोशल सेटिंग, उसको हम लोग मतलब उसके बीच में जो लिंक है उसको हम लोग एक्सो सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल उसका होगा कि लाइक जो यूथ का एक्सपीरियंस है एट होम, लाइक उनके मम्मी पापा जो काम करते हैं, लाइक उनकी मम्मी जो काम करती है मोस्टली घर पे, तो उससे जो मतलब इन्फ्लुएंस हुए हैं जो यूथ, उनके जो एक्सपीरियंस है घर को लेके एंड घर के काम को लेके, वो जो है इन्फ्लुएंस्ड है बाय हिज और हर मदर। अपनी मम्मी से वो इंस्पायर्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है। उसके बाद आता है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम इन्वॉल्व्स द लार्ज कल्चर इन विच इंडिविजुअल्स लिव। सो यहाँ पे मेसो सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्व करता है एक लार्ज कल्चर से। ऑब्वियसली मैक्रो सिस्टम है ये, एंड मैक्रो मतलब बड़ा होता है ऑब्वियसली, तो मैक्रो मतलब एक बहुत लार्ज कल्चर है, इंडिविजुअल जहाँ पे वो रह रहा होता है। सो दिस रिफर्स टू हाउ अ यूथ इज शेप्ड बाय कल्चरल नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज़। मतलब मैक्रो सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि जो यूथ है वो शेप होता है अपनी कल्चरल नॉर्म से, प्रैक्टिसेस से एंड वैल्यूज़ से। तो इस हिसाब से जो है एक यूथ है वो शेप हो रहा है। इसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ पैटर्निंग ऑफ एनवायरमेंटल इवेंट्स ओवर टाइम। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि कंसिस्ट होता है एक पैटर्निंग ऑफ एनवायरमेंटल इवेंट्स ओवर टाइम एंड ट्रेडिशंस ओवर द लाइफ कोर्स। एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि लाइक एक सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस से भी, अगर इजी वर्ड्स में हम बताएं अगर क्रोनो सिस्टम का डेफिनेशन, सो यू कैन नोट टाइम एंड द एरा इंडिविजुअल्स रिसाइड इन विल इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। मतलब जो टाइम और जो एरा है इंडिविजुअल का जो रिसाइड हो रहे हैं जहाँ पे इन विल इन्फ्लुएंस एंड लाइक जो बच्चे हैं वो लाइक डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम पे। मैं पता नहीं क्या बोली बट ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को कह सकते हैं कि लाइक एक पैटर्न होता है इंडिविजुअल इवेंट्स में ओवर टाइम एंड ट्रेडिशन ओवर द लाइफ कोर्स के साथ, एंड विल एज वेल एज सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस भी है इसमें। उसके बाद Thus, from the perspective, youth is seen as a social process and not just an age-related process. तो यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव से हम लोग अगर देखें तो यूथ जो है एक सोशल प्रोसेस है, ना कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ मतलब एक लाइक एज ग्रुप ऑफ पीपल है, लाइक एक एज ग्रुप नहीं है, एक सोशल प्रोसेस है। दिस पर्सपेक्टिव रिगार्ड्स इंटरनेशनलाइज एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑन एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टास्क ऑफ यूथ इन ऑल कल्चर्स। तो यहाँ पे इस चीज़ की वजह से लाइक इस पर्सपेक्टिव की वजह से इस पर्सपेक्टिव के रिगार्ड में जो ये जो चीज़ है लाइक यूथ को जो डेवलप करना है ये इंटरनेशनलाइज हो गया है। जो कल्चरल वैल्यू है और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है यूथ के लिए इन ऑल कल्चर्स,
सारे कल्चर्स में। इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ वैल्यूज़ एंड रिलीजन्स, विद डाइवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस, पैटर्निंग्स, प्रैक्टिसेस एंड सोशल नॉर्म्स, यूथ डेवलप डिफरेंटली। सो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ वैल्यूज़ है, रिलीजन्स है, डाइवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस है, ये सारी चीज़ों की वजह से ही तो सारे यूथ जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि ऑब्वियसली जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वैल्यूज़, रिलीजन्स, सबके रिलीजन्स अलग अलग है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वैल्यूज़ अलग है, डाइवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, एंड जो पेरेंटिंग पैटर्न है, लाइक जो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस है, लाइक जिस हिसाब से वो बच्चे को बड़े कर रहे हैं, अपने उनकी जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, जो सोशल नॉर्म्स है, एंड यूथ डेवलप, इसीलिए जो है यूथ डिफरेंटली डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, अपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने अपने कल्चर्स के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अगर हम लोग इंडिया की बात करें जो अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, so children from lower socio-economic families are expected to start working at an early age। तो हम लोग इस चीज़ को लाइक एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग कि लाइक अभी जो ये बच्चा है वो लाइक बहुत अर्ली एज से ही वो काम करना शुरू कर दे, सो दैट कि उनकी जो लिविंग है वो उनमें थोड़ा सुधार आ सके, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास अभी उतने पैसे नहीं हैं कि वो आगे भी पढ़ाए, तो वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अर्न करना शुरू कर दे, सो दैट कि हम लोग भी लाइक थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो या ये जो है लाइक एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से स्टार्ट कर दे अर्निंग करना। एंड यूथ ग्रोइंग अप इन अ कंट्री अंडर मिलिट्री रिजाइम और फेसिंग टेररिज्म विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ यूथ ग्रोइंग अप इन अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इंश्योर्स सेफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक एक कंट्री है जहाँ पे मिलिट्री रिजाइम मतलब एक लाइक मिलिट्री प्रशासन के बीच में लाइक एक मतलब फेस कर रहे हैं बहुत सारा टेररिज्म वगैरह। सो वो जो बच्चा है लाइक वो जो यूथ है वो काफ़ी डिफरेंट होगा उस यूथ से जिनकी कंट्री जो है, जिनकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एक सेफ़ ट्रांजिशन मतलब एक सेफ़ ट्रांजिशन दे दिया। मतलब एक जो बच्चा है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहा है वो जो है वो उसका जो ट्रांसफॉर्म होने का जो एज है लाइक अभी जो वो यूथ है, सो वो जो ट्रांसफॉर्म होने का जो एज है उनको एक सेफ़ टेरिटरी प्रोवाइड करता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है उनको उनकी कंट्री। और एक बच्चा जो है वो अभी टेररिज्म से फेस कर रहा है, उनकी जो लाइक मिलिट्री प्रशासन के बीच में वो बड़ा हो रहा है, सो वो बच्चा इस जो सेफ़ वाले बच्चे से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। एंड यूथ हु लिव्स ऑन द स्ट्रीट, एक और दिया हुआ है कि यूथ जो है जो सड़क पे रह रहा है उसके लिए जो सवाल है कि उसको सिर्फ सर्वाइव करना है एनी हाउ, एंड उसको पैसा कमाना है एंड ताकि वो खा पाए। सो द सर्वाइवल इज़ द सॉलिटरी कंसर्न, इकलौता कंसर्न जो है वो है उसका सर्वाइवल, उसको ज़िंदा रहना है। विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ यूथ लिविंग इन अ एफ्लुएंट फैमिली फॉर होम ग्रोथ एंड एजुकेशन इज़ द ओनली कंसर्न। सो हम लोग एक और चीज़ कह सकते हैं कि लाइक जो धनी परिवार से है, लाइक एफ्लुएंट मतलब धनी कह सकते हैं कि जो एक यूथ है जो एक धनी परिवार से है तो उसके लिए ग्रोथ और एजुकेशन ज़्यादा उसका इकलौता जो कंसर्न होगा वो यही होगा कि लाइक उसको बड़ा होना है, उसको मतलब एजुकेशन लेना है एंड उसको आगे बढ़ना है, ये चीज़ उसका ओनली कंसर्न होगा। बट जो सड़क पे रह रहा है उसके लिए ये कंसर्न नहीं हो सकता कि उसको एक अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करना है या फिर ऐसा कुछ। उसके पेरेंट्स को यही चाहिए होगा ना कि उसके बेटे को खाना मिले टाइम टू टाइम, एंड इसकी वजह से वो यही चाहेंगे कि उनका बेटा जल्दी से जल्दी जॉब करने जाए एंड कुछ भी काम करे एंड काम करके उसको पैसा मिले, उससे वो खाना खाए, उसको सर्वाइव करना है। सो फर्दर देयर आर मैनी वेज इन विच ग्रोइंग अप इन द 2000s in the industrialized world is फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट ग्रोइंग अप इन द 1970s entitled। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे एक और दिया हुआ है दैट 20s के जो 2000s के जो लोग हैं उनके लिए लाइक जब इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड था जो, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा कि लाइक जो बच्चे जब बड़े हो रहे थे इन 1970s में, तो वो जो बच्चे हैं जो 1970s में थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे फ्रॉम 2000 के जो बच्चे हैं उनसे। सो मेल एंड फीमेल यूथ आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। जो मेल यूथ है जो फीमेल यूथ है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज सब चीज़ें तो डिफरेंट है, लाइक उनकी जो परवरिश है वो डिफरेंटली की जाती है, उनको अलग चीज़ें बताई जाती हैं। जो फीमेल है उनको अलग चीज़ें बताई जाती हैं, उनकी परवरिश ही अलग होती है। सो ऑब्वियसली इनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दस जेंडर ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग यूथ। अगर हम लोग यूथ को डिफाइन करें ना तो जेंडर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, हेल्प अस टू अप्रिशिएट द हेटेरोजेनिटी दैट एग्जिस्ट विद इन द यूथ पॉपुलेशन। अगर हेटेरोजेनिटी की बात करें तो हेटेरोजेनिटी का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी डिफरेंस है उस चीज़ को अप्रिशिएट करें।
ठीक है। तो हेट्रोजेनिटी अगर आप वर्ड यूज़ करो इन मतलब डिफरेंसेस ना यूज़ करके हेट्रोजेनिटी यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है, मतलब मेरे लिए तो बनता है। तो जो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो हेल्प करता है हम अप्रिशिएट करें जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं यूथ में, इन पॉपुलेशन लाइक यूथ पॉपुलेशन में। सो दस यूथ इज़ नॉट मेरली अ कैटेगरी, इसीलिए यूथ जो है एक पूरी कैटेगरी नहीं है, यूथ को हम मेरली सिर्फ एक कैटेगरी नहीं बोल सकते। इट इज़ ऑल्सो अ डायनेमिक प्रोसेस, एक गतिशील प्रोसेस है ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ बाय वर्च्यू। यहाँ पे वर्च्यू का मतलब होता है गुड ऑफ बीइंग एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बीइंग इन अ सर्टेन स्टेज, मतलब एक सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का एक लाइक गतिशील प्रोसेस है। इट डज नॉट हैव सम यूनिवर्सल और कॉमन पैटर्न बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डेंस विद एडोलेसेंस दैट इज कैरेक्टराइज बाय यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है, लाइक इट डज नॉट इट डज हैव सम यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल एंड कॉमन पैटर्न है बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लाइक जो क्लोज कनेक्शन है विद एडोलेसेंस दैट इज कैरेक्टराइज बाय यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस चीज़ को कैरेक्टराइज किया गया है बाय यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो नॉनदलेस वी नीड टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि नॉनदलेस नीड टू रिकॉग्नाइज, यहाँ पे हम लोग को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, स्कूल एंड कल्चरल की बात करें तो जो वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, प्रैक्टिसेस हैं, एंड ऑफ चेंजिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, जो चेंजिंग इकोनॉमिक है और जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस है जो चेंज हो रही है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यूथ, और जो भी इम्पैक्ट उनकी वजह से हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में, एंड उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ पे वो। सो द पीरियड ऑफ यूथ इज़ क्रूशियल बिकॉज इट इज़ द थ्रेशोल्ड टू एडल्टहुड, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियड ऑफ यूथ है वो क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक इंपॉर्टेंट है, एंड थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि लाइक एंट्रेंस है टुवर्ड्स एडल्टहुड। मतलब ऑब्वियसली जो यूथ का जो पीरियड है, लाइक ये जो टाइम पीरियड है यूथ का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्रूशियल है बिकॉज इट इज़ द थ्रेशोल्ड, मतलब ये एक एंट्रेंस है टुवर्ड्स एडल्टहुड की तरफ ही जा रहा है ना यूथ जो है, अब वो एडल्ट की तरफ ही जा रहा है, इसीलिए तो वो यूथ है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या सो जो नेशनल यूथ पॉलिसी अपार्ट फ्रॉम द promoting youth as a productive workforce also aims to create a strong and healthy generation with the social values and community ties the participants in civic engagement activities। so हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जो नेशनल यूथ पॉलिसी है वो सिर्फ प्रमोट नहीं करती है यूथ को कि लाइक वो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बने, इधर एक और गोल है उनका, ऑल्सो एम्स एट क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी जनरेशन ग्रो करना भी उनका एम है, प्लस उनके अंदर सोशल वैल्यूज़ भी डालनी है, एंड कम्युनिटी टाइज दैट पार्टिसिपेट्स इन सिविक एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। सिविक एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, मतलब सिविक का मतलब हम कह सकते हैं नागरिक या कोई सिटीजन कह सकते हैं, तो वो जो नागरिक का जो एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है उन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करें। सो इट supports youth at risk and creates equitable opportunities to all disadvantaged and marginalized youth। so यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट करती है यूथ जो रिस्क में है, लाइक जैसे कि कह सकते हैं कि लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं डिसएडवांटेज, लाइक जो डिसएडवांटेज जो लोग हैं, लाइक जो स्ट्रीट पर रहते हैं, या कह सकते हैं कि लाइक जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि लाइक अब वो पढ़ाई करवा सके, तो उनके लिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड यूथ है मोस्टली, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे आता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लुक्स एट द यूथ एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। मैंने बोला था वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे यूथ जो है लाइक एज पर्सपेक्टिव लुक्स एट यूथ एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ को एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह देखा जाता है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड refers to the economic growth that occurs because of the shifts in the age structure of the working population of a country। so अगर हम लोग देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब वो होता है कि लाइक एक इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, लाइक जो होता है बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ द एज स्ट्रक्चर, किसी के एज स्ट्रक्चर में जो शिफ्ट आता है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनका ऑफ अ कंट्री, उसको कहते हैं। अगेन मैं बता देती हूँ कि लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब वो होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ जो शिफ्ट हो रहा है एज स्ट्रक्चर में वर्किंग पॉपुलेशन में ऑफ अ कंट्री,
उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. सो इट अकर्स व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इज़ हाई. तो ये जो होता है ना, ये जो अकर व्हेन द प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन होता है वर्किंग पॉपुलेशन का, वो टोटल पॉपुलेशन से लाइक आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है लाइक अकर होता है. लाइक मोस्टली हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, वो ज़्यादा होता है. सिंस यूथ मेक्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन, अगर हम लोग देखें यूथ जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है पूरे टोटल इंडिया का पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें तो. सो इफ़ दे आर ट्रेन्ड टू बी प्रोडक्टिव एंड नर्चर्ड अप्रोप्रिएटली टू डेवलप देयर पोटेंशियल, इट वुड ट्रांसलेट इनटू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन. सो यहाँ पे अगर हम लोग एक और चीज़ का, अगर हम लोग यूथ की तरफ ध्यान दें अच्छे से एंड उनको ट्रेन करें प्रोडक्टिव होने के लिए एंड नर्चर करें अप्रोप्रिएटली, तो ये डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे टू डेवलप द पोटेंशियल. इट विल ट्रांसलेट इनटू द इकोनॉमिक ग्रोथ में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे नेशन का. तो दस यूथ बिकम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसीलिए यूथ जो है लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकते हैं. लाइक यूथ बिकम्स अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. उसके बाद आता है द नेशनल यूथ पॉलिसी NYP जो है 2014 ऑफ इंडिया प्रपोज्ड अ होलिस्टिक. यहाँ पे होलिस्टिक का मतलब जानना ज़रूरी है. होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया. यहाँ पे होलिस्टिक का मतलब वो होता है कि लाइक जो एक टोटल कह सकते हैं ना, लाइक कंसीडर किया जाए एक होल चीज़ की तरह, ना कि कलेक्शन ऑफ पार्ट्स की तरह. ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर आपका बॉडी पार्ट है तो आप उसमें हाथ है, पैर है, पेट है, पर हम लोग इस तरीके से तो नहीं बोलते. हम पूरा बॉडी पार्ट को एक साथ लेते हैं, एक इंसान को पूरी तरीके से लेते हैं. तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक होलिस्टिक वर्जन मतलब एक पूरी चीज़ की तरह लो, एक होल चीज़ की तरह, ना कि कलेक्शन ऑफ पार्ट्स की तरह. ठीक है, अब समझ में आ गया होगा मे बी आपको. तो या इसका मतलब यही होता है कि लाइक इंडिया जो प्रपोज है एक होलिस्टिक विजन फॉर यूथ इन इंडिया. यूथ को एक पूरी तरीके से ले, एक होल चीज़ की तरह, ना कि पार्ट्स ऑफ लाइक पार्ट्स ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ पार्ट्स की तरह नहीं. दस विजन देयर विजन वाज टू एम्प्लॉय द यूथ ऑफ द नेशन एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ आर यूथ. उनका जो मतलब मेन मोटिव है कि लाइक यूथ जो है नेशन के, उनको फैसिलिटेट करे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ आर यूथ, हमारे जो यूथ है उनको. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो फॉर्मुलेट द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015. जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फॉर्मुलेट किया है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में, दैट प्रोवाइड अ अम्ब्रेला framework to all skilling activities being carried out within the country. So यहाँ पे एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो स्किलिंग एक्टिविटीज़ के लिए और being carried out with the country, जो कैरी आउट होगा within the country के अंदर ही. एंड to align this, align का मतलब हो सकता है कि लाइक अरेंज करना. सो यहाँ पे to arrange these the common standard and link scaling with demand centers. so यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अरेंज करना कि लाइक एक कॉमन स्टैंडर्ड है जो लिंक कर देगा स्केलिंग के साथ विद डिमांड सेंटर्स. जहाँ पे भी डिमांड है उस सेंटर्स में लाइक सारी जो स्किल्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे. सो अंडर द स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ द GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये अंदर ये जो हम लोग देख सकते हैं कि लाइक अंडर द स्किल डेवलपमेंट मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, अ फ्लैगशिप स्कीम टाइटल, यहाँ पे जो स्कीम का टाइटल जो है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. PMKVY ऐसा लिखा हुआ आएगा, पूरा तो नहीं लिखा आ सकता है, मुझे तो नहीं लगता. सो अगर लिखा हुआ आया PMKVY तो इसका मतलब होता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. आपको इसके बारे में लिखना पड़ सकता है. सो हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विच एम्स टू बेनिफिट 10 मिलियन इंडियन यूथ. सो यहाँ पे ये जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से ने किया था, विच एम्स टू बेनिफिट, उनका जो एम था कि लाइक वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे टू 10 मिलियन इंडियन यूथ को. 10 मिलियन इंडियन यूथ को लाइक मतलब विकास योजना, जो कौशल विकास योजना है वो बेनिफिट देंगे. सो इट इज़ अ स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री
relevant skill training which is in turn will help them secure a better livelihood. So यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को जब आप लिखने को आएगा कि लाइक PMKVY क्या है, तो आप इतना सब कुछ आप आराम से लिख सकते हो. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लाइक जो ये एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है जहाँ पे आप स्किल्स ले सकते हो, स्किल ट्रेनिंग ले सकते हो. लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो है, लार्ज नंबर ऑफ़ इंडियन यूथ जो है इन सारी चीज़ों से फैसिलिटेट हो रहे थे एंड टेक इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स, जो इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल है, स्किल ट्रेनिंग है, वो ले रहे थे विच इन टर्न हेल्प देम सिक्योर अ बेटर लिवलीहुड. इसीलिए ये सारी चीज़ें जो वो ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं, ये उनके उनको बेटर लिवलीहुड सिक्योर करने में हेल्प करता है. सो PMKVY जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो envisions to link the aptitude, aspiration and knowledge of the skilled workforce. It creates with employment opportunities and market demands. So यहाँ पे PMKVY जो है वो एनविजन करता है टू लिंक द एप्टीट्यूड. यहाँ पे इसका मतलब होता है कि लाइक जो उनका जो एप्टीट्यूड, एनविजन का मतलब होता है लाइक कल्पना करना. सो कल्पना करते हैं या फिर इन द सेंस कि लाइक सोचते हैं. जो लिंक करना, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कौशल, एंड एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा, और जो भी लाइक नॉलेज वगैरह होता है जो स्किल्ड वर्कफोर्स का होता है कि लाइक वो क्रिएट करे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड मार्केट डिमांड को इंक्रीज़ करे या फिर क्रिएट करे. दस प्रोवाइडिंग placement opportunities to the trained and the certified candidates is the major thrust of the scheme. So इस major thrust अगर हम लोग कहें स्कीम का, तो ये वही था कि लाइक हम प्रोवाइड करें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनको काम दे. पहली बात तो ट्रेंड और जो सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको. एंड यही जो था, ये स्कीम का जो है मेन मकसद था, या फिर कह सकते हैं कि जो मेन थ्रस्ट था स्कीम का. ओके, सो अब आता है लीगल पर्सपेक्टिव. सो लीगल पर्लियंस, द वर्ड दैट इज़ यूज फॉर यूथ इज़ जुवेनाइल. सो यहाँ पे एक लीगल पर्लियंस में अगर देखें, सो इस जो यूथ को नाम दिया गया है वो है जुवेनाइल. सो जुवेनाइल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जुवेनिस मीनिंग यूथ, यंग और अ यंग पर्सन. सो अगर जुवेनाइल की देखें तो वो एक लैटिन वर्ड से आया है. जुवेनिस उसका मतलब होता है यंग या यंग पर्सन. सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि लाइक यूथ की जगह यूज़ हुए हैं. सो इंटरेस्टिंगली it is seen globally that the legal system formulates separate approaches for individuals concerned, juveniles and those कंसीडर्ड एडल्ट. सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है कि लाइक ग्लोबली जो है लाइक हर जगह जो एक लीगल सिस्टम है जो फॉर्मुलेट करता है एक सेपरेट अप्रोचेस. लाइक इंडिविजुअल्स के लिए जो कंसीडर करा जाता है जुवेनाइल के लिए अलग चीज़ है एंड एडल्ट्स के लिए अलग चीज़ है. लाइक अलग चीज़ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइक जुवेनाइल को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे एंड एडल्ट्स को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे. फॉर लीगल पर्पसेज जनरली चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स यूजुअली एज्ड 18 or below are treated differently from older age 18 or 21 above. So हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइक एडोलेसेंट्स हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको लाइक अगर बच्चे हम किसको कहेंगे जो यूजुअली 18 से कम के होंगे, 18 से कम एज जिनका होगा उनको हम बच्चा कह सकते हैं, एडोलेसेंट्स कह सकते हैं, चिल्ड्रन कह सकते हैं. तो उनको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम ओल्डर यूथ. अगर ओल्डर यूथ की बात करें तो जो एज जो जिनका एज 18 या 21 ईयर के से ऊपर है उनको कहेंगे. सो देयर इज़ अ सेपरेट लीगल सिस्टम फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय जुवेनाइल्स. अगर कोई जुवेनाइल या कोई यूथ है उसने कोई क्राइम किया है तो उनके लिए कोई सेपरेट लीगल सिस्टम है उनके लिए जिन्होंने भी क्राइम कमिट किया है. तो जुवेनाइल्स आर ट्राइड इन कोर्ट डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट्स के कंपैरिजन में यूथ को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है कोर्ट वगैरह में. ठीक है. सो जुवेनाइल का मतलब यूथ मान के चलना है. यहाँ पे जुवेनाइल वर्ड यूज़ कर सकते हो जब आप इसका आंसर लिख रहे होगे ना लीगल पर्सपेक्टिव का. सो जुवेनाइल ही लिखना है आप लोगों को. सो द मिनिमम एज एट विच अ पर्सन कैन बी लेबल्ड जुवेनाइल वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन. अगर हम लोग देखें जुवेनाइल का या फिर मोस्टली हम कह सकते हैं कि लाइक जो एडल्ट का जो एज ग्रुप है वो मोस्टली नेशन टू नेशन वेरी करता है, बिकॉज जो मिनिमम एज है पर्सन का वो लेबल्ड है एज जुवेनाइल एंड वो हर जगह अलग अलग है. सो
लीगली इट इज़ टर्म्ड एज द मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग लीगली अगर किसी का टर्म देखें, लाइक इसको टर्म दिया गया है मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके। सो इट इज़ द एज ग्रुप विच अ पर्सन इज़ कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी बिकॉज द पर्सन लैक्स साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी एंड जजमेंट टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस ऑफ हिज और हर एक्शंस। सो हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि लोग एक जो पर्सन है वो कम्प्लीटली इम्यून है। इम्यून मतलब सुरक्षित है पूरी तरीके से जो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी है उससे, बिकॉज द पर्सन जो है वो साइकोलॉजिकली मेच्योर नहीं है एंड वो अभी जजमेंट नहीं कर सकता, लाइक वो समझ नहीं सकता, अभी उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ये चीज़ समझ सके कि जो वो कर रहा है उसके जो एक्शंस है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। सो ये चीज़ उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हो सकता है कि वो गलत कुछ कर सके एंड उस चीज़ के लिए उसको डिफरेंटली वो करा जा सकता है, लाइक अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कोर्ट में। सो या उसके बाद आता है नेक्स्ट कम्स द age below which a person is considered vulnerable and immature and hence cannot be made fully responsible for one's action. So हम लोग ये नहीं कह सकते कि the age below which a person is considered vulnerable मतलब कोई चपेट में हो या फिर कुछ बंधा हुआ हो and immune and hence cannot be made fully responsible। इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते कि किसी का जो एक्शन है उसका जो एक्शन है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी तरफ, बिकॉज वो अभी मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है एंड वल्नरेबल है एंड उसका जो एज है वो भी बहुत छोटा है। सो या दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एंड क्राइम कमिटेड ड्यूरिंग द स्टेज इज डेल्ट विद द मोस्ट नेशंस अंडर स्पेशल लॉ नोन एज जुवेनाइल जस्टिस लॉ। सो यहाँ पे एक और चीज़ देखा गया है कि जो पीरियड ऑफ चाइल्डहुड है या फिर एडोलेसेंस है वो क्राइम जो भी कमिट कर रहा है, जो एडोलेसेंट का जो बच्चा है या फिर जो चाइल्डहुड में है एंड जो भी एडोलेसेंट वाला जो पीरियड है उसमें आता है। सो वो जो अगर कोई क्राइम कमिट करे तो वो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा विद द मोस्ट नेशंस। सारे जो मोस्टली जो नेशंस है वो ऐसा ही मानते हैं। अंडर स्पेशल लॉ सबका जो स्पेशल लॉ है उसको माना जाता है जुवेनाइल जस्टिस लॉ। ठीक है। सो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यहाँ पे डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि जो अपराध है, जो जुवेनाइल ने जो अपराध किया है या फिर जो क्राइम कमिट किया है बाय जुवेनाइलिस इज़ वन ऑफ द राइज एंड वन ऑफ द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय द आर कंट्री। सो हमारी जो कंट्री है उसमें जो जुवेनाइल जो है वो कमिट करते हैं, बहुत सारा क्राइम वगैरह करते हैं या फिर जो अपराध वगैरह करते हैं, वो जो चीज़ है वो बढ़ता जा रहा है। वन ऑफ द मेजर इशूज़, यही तो सबसे बड़ा इशू है कि जो हमारी कंट्री अभी फेस कर रही है। सो इन इंडिया दोज एज 18 एंड अंडर आर कॉल्ड जुवेनाइल्स। इंडिया में ये चीज़ माना जाता है कि जो 18 से नीचे के हैं वो जुवेनाइल होंगे। ठीक है। उसके बाद वाइल इन सिंगापुर इट इज़ 16 एंड अंडर, 16 साल के जो बच्चे हैं और उसके नीचे जो हैं उन सबको सिंगापुर में कहा जाता है कि 16 और बिलो 16 आर जुवेनाइल। इन यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज़ नो यूनिफॉर्म नेशनल एज फॉर विच अ चाइल्ड इज़ अकाउंटेबल इन द जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम। जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, बिकॉज स्टेट टू स्टेट शायद अलग अलग होगा या फिर ऐसा कुछ होता है ना कि जुवेनाइल जो है इस चीज़ के लिए अलग एज ग्रुप होगा, इस चीज़ के लिए अलग एज ग्रुप होगा। इट वेरीज फ्रॉम स्टेट रेंजिंग फ्रॉम एज 15 टू एज 17। 17 से 15 के बीच में है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सो द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया इज़ 18। ऑब्वियसली इंडिया का जो एज है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो एज 18 दिया गया है और बिलो 18। हाउएवर अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 देखें सो इन्फोर्स्ड इन जनवरी 2016। ये चीज़ याद रखना कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 में इन्फोर्स किया था जनवरी 2016 में, जो एक्ट 2015 का है बट चालू हुआ था जनवरी 2016 में। जुवेनाइल्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 years आर टू बी ट्राइड लाइक एडल्ट फॉर हेनोरियस और बर्बेरिक ऑफेंसेस कमिटेड बाय देम। सो एक और चीज़ आया था जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो इन्फोर्स किया था 2016 में, जनवरी 2016 में, जहाँ पे बोला था कि जो जुवेनाइल्स हैं जो एज 16 to 18 के हैं वो अगर ट्राई करते हैं उनको ट्राई किया जाएगा एडल्ट, मतलब एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर वो कोई हिनोरियस का मतलब होता है क्राइम करता है, कोई क्राइम ही कहेंगे, और बर्बेरिक का मतलब होता है वायलेंट एक्ट, अगर कोई करे वायलेंट ऑफेंस कोई करे तो उनको एडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा अगर वो 16 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में आता है। सो recently extensive attention has been accorded to rules governing the minimum age of criminal responsibility and the position
of criminal responsibility above the age depending on the youth offers ability to access the completion of wrongfulness and his or her acts. So यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आया है कि लाइक जो रूल्स वगैरह है लाइक उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं. जो एक्सटेंशन अटेंशन है जो अकोर्ड किया गया है रूल्स गवर्निंग द मिनिमम एज, जो मिनिमम एज है ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड द इम्पोजिशन जो हुआ है ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अबव द एज डिपेंडिंग ऑन द यूथ ऑफ ऑफेंडर्स. तो यहाँ पे जो भी चीज़ लाइक डिपेंड करता है जो एज में लाइक जो भी उसका जो एक्सेस ऑफ इम्प्लीमेशन ऑफ रॉन्गफुलनेस, जो भी उसने गलत किया है, अगर उसके जो वो डिपेंड करता है कि वो क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से हिज और हर एक्ट जो भी काम उसने किया है उस हिसाब से उसकी एबिलिटी के हिसाब से कि वो काम वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा. सो द यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003, जो यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट जो है 2003 जो कनाडा का है, ही इज़ द एज ऑफ 12 एज द लोएस्ट लिमिट. अगर हम 12 साल, जो कनाडा का जो ये वाला जो एक्ट है उसमें कहा गया कि जो 12 साल से जो कम, जो 12 साल है वो लोएस्ट लिमिट है ऑफ द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोएस्ट लिमिट है, इससे ज़्यादा लो नहीं है. सो ये जो है लोअर लिमिट है एज का जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कहा जाए तो. एंड जो इंग्लैंड और वेल्स का है वो है 10 साल, एंड इटली का जो है वो 14 साल है, बेल्जियम का 18 और श्रीलंका का 8 साल है. सो ये सारी जो चीज़ें वो जुवेनाइल में आती कि ये वाला एज और इससे बिलो वाले जो है वो जुवेनाइल में आएंगे. उसके बाद आता है द श्रीलंका. इन श्रीलंका चिल्ड्रन बिलो 16 to 18 आर ट्रीटेड एज एडल्ट. सो श्रीलंका का जो एज है जुवेनाइल का वो 8 साल है, और जो कहते हैं ना एडल्ट, तो वो 16 to 18 16 and 18 साल के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, या फिर चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो बच्चे होते हैं, वो उनको एडल्ट बोला जाता है श्रीलंका में. एंड पाकिस्तान ने सेट किया है लिमिट ऑफेंसेस के लिए, वो है 7 साल या बिलो 7 साल. एंड दोज बिटवीन 17 to 18 इन सम केसेस, कुछ केसेस में 7 to 12 माना जाएगा कि लाइक 7 to 8 भी कंसीडर किया जाएगा एज जुवेनाइल. इधर एंड ऑल जो लिमिट है वो 7 से बिलो 7 या फिर 7 है. उसके बाद चाइना भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जुवेनाइल लॉज को लेके. एंड उसके बाद आता है अपार्ट फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड द राइट टू वोट टू ऑल इंडियन सिटीजन्स ऑफ साउंड माइंड अबव द एज ऑफ 18. सो अपार्ट फ्रॉम सारी जो लीगल लाइबिलिटीज़ की देखें, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू वोट रखा है 18 से ऊपर के लोगों को जो साउंड माइंड के हो. लाइक इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, साउंड माइंड का होना ज़रूरी है. अगर साउंड माइंड के नहीं है या फिर इंडियन सिटीजन नहीं है और 18 से ऊपर के हैं तो वो मतलब वोट देने के लिए लायबल नहीं है, या फिर लाइक राइट नहीं है वोट करने का. एंड 18 से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एंड देन दे कैन वोट. ओके. सो यहाँ पे क्वेश्चन अगेन आता है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल सिस्टम दैट अफेक्ट डिफरेंट डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन-ब्रेनर. सो यहाँ पे ब्रॉनफेन-ब्रेनर सही तो बोली थी. सो यहाँ पे जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर का अगर कहीं पे भी नाम आता है तो ऑब्वियसली आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे आपको माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम लिखना है. मैं कुछ भूल रही हूँ शायद. ओके. माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम, इन तीनों पाँचों चीज़ों के बारे में आप लोगों को बराबर तरीके से लिखना है. जिस हिसाब से आपको वर्ड लिमिट दिया होगा उस हिसाब से. मैं अभी बता नहीं सकती कि कितना वर्ड लिमिट का आ सकता है या आता है, बट या जितना भी आता है आप उस हिसाब से लिख देना. एंड उससे पहले भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ दे दिया था, सो वो चीज़ भी आप लिख सकते हो. एंड इसको बढ़ा चढ़ा के बड़ा करके या फिर और भी ज़्यादा एग्जांपल्स देके आप उसको अपना वर्ड लिमिट तक पहुंचा देना. ओके. उसके बाद आता है डिफाइन डेमोग्राफिक डिविडेंड. ये भी मैंने अच्छे से बताया था, अगेन बता देती हूँ कि लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द एज ऑफ स्ट्रक्चर. जो एज स्ट्रक्चर में जो शिफ्ट आता है, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ऑफ अ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. ठीक है. वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जिसके जो एज जो शिफ्ट होता है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ आता है उसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. ठीक है. सो व्हाट डज द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन.
ठीक है। ये वाला चीज़ मैंने अभी अभी बताया ऊपर में है, सो आप वो देख सकते हो। एंड स्कोप उस हिसाब से लाइक वर्ड लिमिट के हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द वाई इज़ इट नेसेसरी टू बिल्ड द स्किल्स ऑफ द यूथ। यूथ की स्किल्स को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ये आपको लिखना है अपने हिसाब से। प्लस आपको ऊपर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी लिखना है। आप चाहो तो स्कीम्स वगैरह भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड लिमिट के हिसाब से अगेन मैटर करता है हर चीज़। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो होगा आइडेंटिटी ऑफ यूथ। ये चीज़ मैं अगले सेक्शन में बताऊँगी, मतलब अगले वीडियो में बताऊँगी। एंड या मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ एंड मैं ट्रैवल कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वो तो मुझे बहुत मुश्किल से एक थोड़ा सा जगह मिल गया, मैं यहाँ पे एक हॉल में वीडियो बना सकती हूँ। पर मुझे लगता नहीं है कि लाइक बुक खोल के वाइल ट्रैवलिंग क्राउड के बीच में बुक खोल के बैठ के पढ़ना, बट ओके इट्स ओके, मैं कर सकती हूँ। बट ओके थोड़े दिन बाद फिर से वीडियो आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा जो स्लो पढ़ाने का जो तरीका है उसकी वजह से बहुत बड़ा वीडियो बना है, बट आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको। अगर हो रहा है तो मेक श्योर लाइक मतलब बता देना कमेंट करके। एंड या बहुत और भी बहुत कुछ बताना होगा, लाइक आप लोगों को कोई पर्टिकुलर पोर्शन में डाउट है या कोई पर्टिकुलर यूनिट में डाउट है, तो फिर अभी तो टाइम नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी आप वो वाला यूनिट का कमेंट कर दो ताकि मैं उस यूनिट पे ही वीडियो बना दूँ, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।